दूसरे का पहला है किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, राइट। आगे देखिए, यदि इसे मूल लंबाई के n गुना खींचा जाता है तो इस खींचे हुए नया तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो आइए हम इसको करके दिखाते हैं आपको एक पेन कापी से, तो और भी बेस्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए समझिए ध्यान से इसको। तो हमको दिया क्या गया था, हमको दिया है तार का प्रतिरोध। तो क्या है, तार का प्रतिरोध। ठीक है, तार का प्रतिरोध क्या दिया गया हमको दिया गया है R ओम। ठीक है ना, तो तार का प्रतिरोध आपका क्या दिया गया है, R ओम दिया गया है। आगे देखिए, तार का प्रारंभिक लंबाई क्या होगा, यह भी जानना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो हम मान लेते हैं तार की प्रारंभिक लंबाई, ठीक है, प्रारंभिक लंबाई क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। ठीक है, L, लंबाई को L मान लिए। अब तार की अंतिम लंबाई क्या हो जाएगी, ये समझिए। तार की अंतिम लंबाई, जो तार की अंतिम लंबाई है उसको हम मान लेंगे क्या, NL। ठीक है ना, तो देखिए जो हमको करना है हम उसको मान ले रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, माना तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो यही बताया, क्वेश्चन पूछा जा रहा था ना, किसी तार का प्रतिरोध, ठीक है, किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, इसके मूल लंबाई n गुना खींचा गया। तो प्रारंभिक लंबाई L था, जब इसको n गुना खींचा गया तो NL हो गया। ठीक है ना, प्रारंभिक लंबाई L और अंतिम जब इसको खींचा गया N, मूल इसमें बोला गया है ना कि मूल लंबाई N गुना खींचा गया, तो मूल लंबाई ये है और N गुना खींचा गया तो इसमें गुणा कर दिया, NL हो गया। ठीक है, अब देखिए, तो इसे खींचे गए नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो हम मान लेते हैं, माना नया तार का प्रतिरोध, माना तार का नया प्रतिरोध। ठीक है ना, तो देखिए अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां तार का प्रतिरोध हमने R ओम मान रखा था, लेकिन यहां पे हम क्या मानेंगे, R डैश मान लेते हैं ना। चलिए, तो यही पूछ रहा है आपको क्या होगा, तो आइए हम आपको समझाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू R, ठीक है, ब्रैकेट में L अपॉन L का होल स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो L डैश है, समझिएगा, सॉरी इसको L डैश नहीं माने थे तो इसको L डैश मान लेते हैं, L डैश और L हो गया। ठीक है ना, अब समझिएगा, बस यहीं पे थोड़ा समझना है, बाकी क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, तो R डैश इज इक्वल टू R इंटू ये जो सॉरी क्या था यहाँ पे L डैश था ना, तो यहाँ पे हम L डैश को देखिए निकालना, हमको क्या है, नया प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो इसको हम मान ले, इसको L डैश की जगह हम क्या मानेंगे, NL रख लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहां पे हो जाएगा NL अपॉन क्या हो जाएगा, L। ठीक, अब इसका होल स्क्वायर, आ रही बात समझ में। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब R डैश इक्वल टू R और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, तो यहां से L कट जाएगा पहले तो। ठीक है ना, जब कट जाएगा तो आपका क्या मिलेगा, R इंटू N का स्क्वायर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा नया प्रतिरोध आएगा वो हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू R N स्क्वायर। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन लगाने का सबसे सिंपल तरीका है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है ना, चलिए तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे ना। चलिए, तो देखिए ध्यान से, जो क्वेश्चन नंबर ख है उसमें क्या बोला जा रहा है, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए। तो ये स्वप्रेरकत्व क्या होता है, तो आइए इसको भी हम अच्छे से एकदम एक्सप्लेन कर ही देते हैं ना। चलिए, तो जिसको अगर स्वप्रेरकत्व का परिभाषा आता है उसके लिए तो सुपर हिट है। ठीक है, बट जिसको नहीं आता है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना, चलिए तो समझिए, हम समझाते हैं आपको कि स्वप्रेरकत्व होता क्या है।
तो देखिए यह स्वप्रेरकत्व है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है स्वप्रेरकत्व, आइए इसको समझते हैं। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। इसका मात्रक हेनरी होता है। तो एक बार फिर समझिएगा कि स्वप्रेरकत्व होता क्या है, राइट। तो स्वप्रेरकत्व का समझिए कि क्या होता है। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व यानी स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो किसी उस कुंडली में, ठीक है, उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, राइट। चलिए तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आइए, जो आपका ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्वेश्चन नंबर क था वो हमने बता दिया, ख था वो भी हमने बता दिया। अब क्वेश्चन ग को हम बताएंगे ना। तो आइए पहले ग को क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन ग में आपको बोला क्या जा रहा है। ठीक है ना, चलिए तो समझिए। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर ग है आपका, देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर ग। देखिए तो क्वेश्चन नंबर ग में बोला जा रहा है निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम यानी B0 का मान दिया 510 नैनो टेस्ला है। ठीक है, आगे दिया है तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या होगा, राइट। चलिए तो हम इसको हल करते हैं और आपको अच्छे से एकदम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए तो समझिएगा इसको ध्यान से। तो हमको B0 का वैल्यू दिया गया है ना, चलिए तो लिख लेते हैं। B0 इज इक्वल टू कितना दिया है, 510। ठीक है, 510 नैनो टेस्ला। ठीक है ना, तो ये हमको दिया गया था, राइट। तो क्या करेंगे हम, पहले ये जो नैनो टेस्ला दिया है इसको हम टेस्ला में चेंज कर लेंगे। तो टेस्ला में चेंज क्या करेंगे, नैनो है तो हम 10 के घाते -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा नैनो टेस्ला से टेस्ला में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 510 गुणे 10 के घाते -9 टेस्ला। ठीक है, तो ये हो गया आपका B0 का मान, इतना टेस्ला। ठीक, अब बात करेंगे क्वेश्चन में हमको एक चीज और समझना होगा कि प्रकाश की चाल क्या होती है। कितने लोग को पता है, जितने लोग को पता है वो कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं फटाफट कि प्रकाश की चाल क्या होती है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल को हम दिखाते हैं C से। ठीक है, और इसका मान क्या होता है, प्रकाश की चाल का मान होता है 3 गुणे 10। ठीक है, 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये होता है प्रकाश की चाल। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में हमको क्या किया था, दिया गया था ना। चलिए अब हम इसके आगे क्वेश्चन हल करेंगे। तो एक फार्मूला आपको बता के हल करेंगे ताकि आप कहीं भटके ना और आपको अच्छे से एकदम सही रास्ते पे आप जाएं। ठीक है, तो देखिए फार्मूला को एक होता है, आप जानते हैं तो जानते हैं, B0 बराबर E0 अपॉन C। तो कितने लोग इस फार्मूले को जानते हैं, जो जानते हैं वो इस सवाल को अच्छे से हल कर पाएंगे। जो नहीं जानते हैं, बाय द वे जो पीछे हो गए होंगे, जो वीडियो नहीं देखे होंगे, तो उनको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखिए B0 इज इक्वल टू ये होता है। ठीक है ना, तो ये होता है, तो हमको निकालना है मान किसका निकालना है, E0 का निकालना है। ठीक है, तो अब इस फार्मूले का हम यूज करके क्या करेंगे, तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो हमको इसमें E0 का मान निकालना होगा। तो चलिए इस फार्मूला को हम पक्षांतर करेंगे तो हमको E0 बराबर क्या मिलेगा, राइट। चलिए तो हम यहां से इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा E0 बराबर, ठीक है, B0 इंटू C, ये हो जाएगा। चलिए अब हम इसमें मान रखेंगे तो E0 बराबर B0 का मान क्या है, 510 गुणे 10 के घाते -9, तो हो जाएगा 510 गुणे 10 के घाते -9। हो गया स्टूडेंट। चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम, इंटू C है ना, C मतलब प्रकाश की चाल, क्या बताया हमने, 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, तो हो जाएगा 3 गुणे 10 घाते 8, इतना हो गया। चलिए
अब E0 बराबर हम लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा क्या टोटल। इसको हल करने के बाद हमारा आएगा, हम डायरेक्ट बात करते इसके पॉइंट पे, ठीक है ना। चलिए तो हम इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा क्या, हमारा आएगा टोटल 100, आप इसको हल करके देख सकते हैं, ठीक है। 153 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं हल। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोसीड करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए पहले समझेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, ध्यान से देखिएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सॉरी 3 कह रहे हैं हम, हाँ ये वाला जो घ वाला है, ठीक है ना। तो घ वाला समझ जाइए, माइक्रोवेव, ठीक है। माइक्रोवेव का तरंग दैर्ध्य, परिसर एवं इसको उत्पन्न करने के स्रोत लिखिए। अब देखिए इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो इसकी क्या करना है, इसके उत्पन्न होने के जो स्रोत होते हैं उसी को लिखना है। तो ये आपको आपके बुक में मिल जाएगा, आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आप उसको वहां से कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है डेविसन, ठीक है, तथा जर्मर के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको कम मत समझिएगा, 1 नंबर आपको उड़ा भी सकता है, 1 नंबर आपको गिरा भी सकता है, ठीक है। तो इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, डेविसन एक वैज्ञानिक का नाम है, डेविसन तथा जर्मर के प्रयोगों के क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए थे ना। तो आइए हम इसको बताते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर अंग का उत्तर है, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है डेविसन तथा जर्मर विश्लेषण द्वारा ज्ञात इलेक्ट्रॉन से, किसके द्वारा, विश्लेषण द्वारा जो ज्ञात इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्ध्य का मान डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के अनुसार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्ध्य के मान के समान होते हैं, ठीक है। तो यही निष्कर्ष निकला था, डेविसन तथा जर्मर विश्लेषण द्वारा ज्ञात इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या हुआ था, ज्ञात इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्ध्य का मान, ठीक है, डी ब्रॉगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्ध्य के मान के समान होते हैं, ठीक है। यही निष्कर्ष निकला था, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर अंग। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सब आज जितने भी हमने बताया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेकर, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अगला स्टार्ट करेंगे और इसके आगे बताते हुए खंड 100 से आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।